राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सगुना एक छोटी सी लड़की थी जिसकी उम्र केवल 12 साल की थी। आज उसकी शादी थी, उसकी बारात आने वाली थी। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ हंसी ठिठोली गूंज रही थी। लोग भाग भाग कर बारात की आबो भगत के इंतजाम में लगे हुए थे। जिस उम्र में गुड्डे गुड़ियाँ खेलने की उम्र होती है, उसी उम्र में सुगना दुल्हन बनी हुई थी। उसे तो बेचारी को शादी के मायने भी नहीं पता था। सुगना तो बस खुश हो रही थी इसलिए कि आज उसे नए नए कपड़े मिल रहे थे। चाची, बुआ, मामा, मामी सब उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने बनवा कर लाए थे। पास के गांव से ही उसकी बारात आने वाली थी। उधर जो सगुना का दूल्हा था उसकी उम्र 15 साल थी। उसका नाम धर्मा था। धर्मा को बुआ से जो काजल लगवा रहा था क्योंकि बारात निकलने वाली थी। तब धर्मा का जो बापू था वह सारे बंदोबस्त देख रहा था। तभी धर्मा का मामा सबको कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो, अरे हरिया अंदर औरतों से कहो जल्दी करे लल्ला को तैयार। धर्मा के मामा सबको कह रहे थे। हमारे तरफ शादियों में मामा, मामी और फूफा की बड़ी भूमिका रहती है। धर्मा की चाची चिढ़कर बोल रही थी और महिलाएं उसका साथ देकर हंस रही थीं। अब धर्मा तैयार होकर निकला क्योंकि उधर जब बारात निकलती है तो महिलाएं बन्ना बन्नी गीत जो शादियों में खूब गाए जाते हैं, बारात को विदा करते हैं, बन्ना बन्नी गाती हैं, बतासे पैसे खूब लुटाए जाते हैं। छोटे बच्चे तो जैसे इस अवसर की ताक में ही रहते हैं। बारात नाचती गाती हुई सगुना के दरवाजे पर पहुंचती है। वहाँ भी बारात आगमन पर समधी दूल्हे और बारातियों को जो गाली गीत के साथ उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि औरतें दूल्हे के परिवार वालों को गीतों में सुनाती हैं। दोनों की शादी की रस्म हंसी खुशी के माहौल में पूरी हो जाती है। जूता चुराने की रस्म पर सगुना की बहनों ने जो उन्हें खूब परेशान किया, आखिर धर्मा के बापू को जो सगुना की बहनों को मुंह मांगे नेक देने पड़े। तब जाकर आगे की रस्म शुरू हुई। दोनों परिवार बस खाते पीते सभ्य लोग थे, ज़्यादा कुछ देने की हैसियत नहीं थी। फिर भी धर्मा को सगुना के बापू ने एक अंगूठी, एक साइकिल दी थी और रेडियो का वादा गौने में देने के लिए कहा था। विदाई के वक्त सगुना बड़ी खुश थी। उसे क्या पता कि क्या हो रहा है, वो तो एक और घर जा रही थी। सगुना की माँ ने उसे बताया कि बेटी, वहाँ भी उसे एक बापू और एक माँ मिलेगी और उसके साथ खेलने के लिए एक दोस्त मिलेगा जो कि वो तुम्हारा पति है। इसलिए सगुना बहुत खुश थी। साथ में उसकी छोटी बहन रमिया भी आई थी। 8 साल की रमिया आते ही अपने बराबर के बच्चों के साथ खेल में लग गई। उसने अपने रोते माँ बापू को देखा तो सगुना बड़े ही भोलेपन से कहने लगी, अम्मा क्यों रो रही हो? हम तो बगल के ही गांव में तो जा रहे हैं। जब हमारे पति से झगड़ा हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। उसकी भोली बातों को सुनकर रोते हुए उसके माँ बाप और रिश्तेदार हंसने लगे। सगुना के बापू ने अपने समधी से जो कि बात कर रहे थे कि चौथी रस्म में विदा कर दीजिए, जिस पर धर्मा के बापू ने हामी भर दी। रास्ते में बार बार अपने गहने कपड़े देखती हुई सगुना बड़ी खुश थी और बारात वापस घर लौट आई। धर्मा और सगुना को उसकी माँ ने टीका लगाकर परछन करके उतारी। मंगल गीत गाए जा रहे थे। सास ने सगुना को कमरा दिखा दिया। सगुना वहीं जाकर चुपचाप से बैठ गई। वहीं किसी से सास उसके लिए मिठाई और पानी भिजवा दी। नए लोग, नए चेहरे देखकर सगुना सहम सी गई। उसकी खुशी पल में ही गायब हो गई। ऊपर से ये घूंघट, जिसे सास ने कहा था कि अभी तुम्हें घूंघट में रहना है। भूख, गर्मी, नींद से परेशान सगुना उसे अपनी अम्मा बापू का सपना जो कि सोना
सबको बहुत याद आ रही थी। उसे अपने मायके वालों की बहुत याद आ रही थी। पहले गांव में मई जून में ही ज़्यादातर शादियां होती थी। फसल कट जाती थी, लोग खाली हो जाते थे। पैसे रुपए भी कृषि की जो फसलें होती थीं उन्हें बेचकर मिल जाते थे, इसलिए इन दोनों में ब्याह किया जाता था। तब लोग अपना बड़ा काम निपटाते थे। ऐसे में गर्मी में घूंघट में बैठना सगुना के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में धर्मा की बड़ी बहन चिरैया आई। दोपहर का समय हो रहा था। एक हल्की सूती साड़ी उसके बक्से में से निकालकर वह सगुना से कहने लगी, चलो सगुना, हाथ मुंह धो आओ, मैं तुम्हें साड़ी पहना देती हूँ और खाना खाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। शाम को तुम्हें देखने वाली आसपास की औरतें आएंगी। देखो सगुना, तुम्हें घूंघट में रहना होगा और जब वे तुम्हारा घूंघट उठाएं तो नजरें नीची रखना, हंसना तो बिल्कुल भी नहीं। सगुना ने अपनी ननद से पूछा, क्यों दीदी? तब चिरैया ने कहा, देखो सगुना, तुम हंसोगी नहीं और सिर नीचे किए रहोगी ना तो वे तुम्हें पैसे देंगी, नहीं तो गुस्सा होकर चली जाएंगी, तुमको कुछ भी नहीं देंगी, समझ गई ना? सगुना बोली, अच्छा दीदी, तब तो मैं ज़रूर आंखें बंद रखूंगी। सगुना के चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी, जिससे उसकी ननद मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर में उसकी ननद चिरैया ने उसके भारी भरकम कपड़े बदलवा कर हल्की सी साड़ी पहना दी। खाना परोसकर वह सगुना के लिए लाई और खाना खाने के बाद सगुना को सोने को कहकर वह दरवाज़ा भेड़कर बाहर चली गई। इधर सगुना की सास घर आए मेहमानों को फल मिठाई कपड़े देकर विदा कर रही थी। बीच में कमरे में सगुना के धर्मा आया, लेकिन सगुना गहरी नींद सो रही थी, इसलिए धर्मा कपड़े बदलकर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। शाम को कुछ महिलाएं मुंह दिखाई के लिए आईं। दीदी ने अच्छे से सगुना को समझा दिया था कि सबके पैर भी छूने हैं और साथ में सास के भी। सगुना सास के साथ आई हुई महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चुपचाप बैठ गई। बारी बारी से महिलाएं उसका मुंह देखती और पैसे देती और फिर बैठ जाती। मुंह दिखाई के बाद सगुना को सास ने कमरे में भेज दिया। सगुना सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी बड़ी बड़ी कटीली आंखें जो कि देख ले भूल नहीं सकता था। गांव में मिट्टी से खेलने वाली अनपढ़ सगुना तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही थी। रात को धर्मा आया। सगुना उसे देखकर कहने लगी, क्या तुम मेरे कमरे में सोओगे? धर्मा ने कहा, हाँ अम्मा तो यही कह रही थी। सगुना बोली, अच्छा मुझे तुम कहानी सुनाओगे? मुझे कहानी सुनकर ही नींद आती है। धर्मा को गुस्सा आने लगा। वह बाहर निकला और अपनी माँ के पास गया। कहने लगा, माँ कैसी लड़की है जिसे तुमने मेरा विवाह किया है? मुझसे कहानी सुनने को कह रही थी। उसकी सास ने चिरैया को आवाज़ दी कि और अब धर्मा को कहा कि बेटा बच्ची है। चिरैया से बोली, जा बिटिया तू बहू के पास सो जा, पलंग बड़ा है, तीनों तो लेट ही जाओगे। तो उसकी माँ से जो उसकी ननंद बोली, ठीक है अम्मा। और चिरैया जो कि उसकी शादी हो चुकी थी, चौथी तक उसकी अम्मा ने उसे रोक रखा था। उसके पति शादी निपटा कर वापस चले गए थे। जितने दिन सगुना रही, धर्मा और सगुना में झगड़ा ही होता रहता। कभी अम्मा तो कभी दीदी दोनों को शांत करती। चौथी के दिन सगुना के घर से उसके बापू, चाचा और चचेरे भाई आए थे उसे लिवाने के लिए। सगुना खूब खुश थी। आज उसने झगड़ा नहीं किया था धर्मा से। सगुना चली गई। 4 दिन में ही वह सबके दिलों में बस गई थी। चिरैया भी अपनी ससुराल चली गई थी। अब अम्मा अकेले धर्मा स्कूल चला जाता क्योंकि उसका हाई स्कूल था। इस साल वह 10वीं कर रहा था और धर्मा के बापू खेत में चले जाते। धर्मा की माँ बेचारी अकेली घर में रह जाती। समय पंख लगाकर बीत गया था। धर्मा का हाई स्कूल हो गया था। उसका पढ़ाई में कम ही मन लगता था, इसलिए आगे ना पढ़ने का विचार त्याग कर वह अपने बापू के साथ खेतों में हाथ बटाने लगा था।
अब इधर सगुना भी 15 साल की हो गई थी, धर्मा 18 का हो गया था। दोनों तरफ से ही सगुना की विदाई की बातें हो रही थी। दिन तारीख निकाल कर सब बड़े जाकर सगुना को विदा करा लाए। धर्मा को रेडियो मिला जिससे वह बहुत खुश था। सगुना किशोर अवस्था में और भी सुंदर हो गई थी। धर्मा भी अब युवा हो चुका था। अब धर्मा को शादी का अर्थ समझ आ रहा था। अब सगुना पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। गंभीरता उसके व्यवहार में झलकती थी। उससे बड़ी उम्र की उसकी सखी सहेलियों ने उसे भर भर के ज्ञान पिलाया था। धर्मा का भी उसके आने के बाद काम में ज़्यादा मन नहीं लगता था। आसपास सगुना के ही मंडराता रहता था। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर जुड़ गए थे, एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। धीरे धीरे वे मानसिक और शारीरिक तौर पर भी एक हो गए, लेकिन नियति को उनका मिलन शायद पसंद नहीं था। बहुत कम दिनों के लिए ही नियति ने सोच रखा था। सगुना को दिमाग का बुखार हुआ और बहुत जल्दी ही वो भगवान को प्यारी हो गई। एक हंसता खेलता परिवार फिर से गम के अंधेरे में खो गया। सगुना के मरने के बाद धर्मा की तो जैसे दुनिया उजड़ गई थी। अभी तो उनमें पति पत्नी का रिश्ता कायम हुआ था कि निर्मम काल ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली थी। धर्मा को हर जगह बस सगुना की ये पायल की झनकार उसे सुनाई देती, उसकी खनकती हंसी सुनाई देती। वो अचानक चौंक जाता और अपने कमरे में कम ही जाता। खेत पर भी उसने जाना लगभग बंद कर दिया था। धर्मा की माँ और उसके पिता धर्मा को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने उसका स्थान परिवर्तन कराने का सोचा। गांव के कुछ युवा जो धर्मा के दोस्त थे वो कलकत्ता में काम करते थे। उनका गांव आना हुआ था तो धर्मा के पिता ने उन लोगों के साथ धर्मा को भी रोजी रोटी कमाने भेज दिया था। धर्मा कोलकाता आ गया। दोस्तों की मदद से एक फैक्ट्री की कैंटीन में उसकी नौकरी भी लग गई। उसका काम था कैंटीन के लिए राशन लाना और कैंटीन में खाना बनाने के बाद टिफ़िन पहुंचाना। यहाँ आए हुए उसे महीनों हो गए। अब वो सगुना को धीरे धीरे भूल रहा था। महानगर की दौड़ती भागती जिंदगी पूरे दिन काम में बीत जाता। रात 9 बजे तक धर्मा को फुर्सत नहीं मिलती तो सगुना के पिता द्वारा दिया गया रेडियो सुनता और फरमाइशी गीतों में अपने दर्द भरे गीत भेजता। छुट्टी के दिन दोस्त उसे ज़बरदस्ती फिल्म दिखाने ले जाते। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, सड़कों पर मदमस्त चलती ट्राम जो कोलकाता की लाइफ लाइन थी। हाथ से खींचता रिक्शे वाले सब कुछ देखकर वह दंग रह जाता। विक्टोरिया मेमोरियल में प्रेमी जोड़ों को अजीब अजीब हरकतें देखकर वह शर्मा जाता। तब उसे सगुना की बहुत याद आती। अब धर्मा का गांव जाना बहुत कम हो रहा था। वह हर महीने पैसे भिजवा दिया करता। धर्मा के बापू का खत आया जिसमें हाल खबर लिखवाई थी कि उसकी अम्मा ने इस बार चिरैया जो धर्मा की बहन है वह फिर से घर लौट आई थी, क्योंकि वह पेट से थी और एक लड़की उसकी पहले से थी। बेटे की चाह में वह फिर से गर्भवती हो गई थी। उसकी अम्मा ने कहा था, धर्मा अगर चिरैया के बेटा होगा तो धर्मा बच्चे के लिए कोलकाता से एक सोने की चैन बनवा लाना और इस बार बेटा दिवाली पर ज़रूर आना। तुमको देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं बेटा, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई हैं। घर से चिट्ठी पढ़कर धर्मा को बड़ा सुकून मिलता कि सब लोग ठीक ठाक से हैं। समय अपनी गति से भाग रहा था। धर्मा दिवाली में घर गांव गया। अम्मा बापू चिरैया सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले गया। अम्मा के लिए तांत की साड़ी, बंगाली सिंदूर, आलता चूड़ी में शंख पोला। अम्मा हंसती हुई कहने लगी, ए बेटा सबका सब बंगाली बना के छोड़ेगा हमको। हम लोग ये सब थोड़े पहनते हैं। कहीं कोई बंगाली लड़की तो तुझे पसंद नहीं आ गई? सुन बेटा, सुनाए बंगाली लड़कियां जादू टोना जानती हैं। बेटा जरा संभल के रहियो। वो धर्मा हंसता और कहने लगा, अम्मा तुम भी ना कुछ भी कहती हो। धर्मा अपने बापू के लिए बाटिक का कुर्ता पैजामा
और अपनी बहन चिरैया के बच्चे के लिए सोने की चैन लाया था। जब वह वापस लौटने को हुआ तो धर्मा की जो माँ और बापू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा अब परदेश मत जाओ, गिने चुने जिंदगी के हमारे दिन हैं, साथ मिलकर गुजार लेंगे। और अब तू बेटा शादी कर ले, कब तक यूं ही अकेला रहेगा, अभी बेटा तेरी उम्र ही किया है। धर्मा अपने माँ बापू की बातें हंसकर टाल जाता, लेकिन कोलकाता से लगातार फ़ोन आ रहे थे, इसलिए उसका जाना जरूरी था। धर्मा को फैक्ट्री में लोग पसंद करते थे क्योंकि धर्मा बहुत ईमानदार था। कुछ दिन से वो गौर कर रहा था, राशन दुकान वाले बैनर्जी बाबू की लड़की जब वो दुकान पर जाता था तो किसी न किसी बहाने वह दुकान में आ जाती थी और चोरी चोरी धर्मा को देखा करती थी। धर्मा की नज़र उससे मिलते ही वह अंदर भाग जाती थी। बैनर्जी बाबू का बड़ा घर था, पहले कहीं काम करते थे, रिटायर हुए तो राशन की दुकान खोल ली। एक नौकर रख लिया था जो दुकान पर लोगों को सामान देता था और बैनर्जी बाबू गल्ले पर बैठकर हिसाब करते थे। एक दिन धर्मा दुकान पर गया। आज बैनर्जी बाबू गल्ले पर नहीं थे। गल्ले पर उनकी बेटी मुनमुन बैठी थी, यही नाम था उसका। नौकर उसे मुनमुन दी कहकर बोल रहा था। धर्मा ने राशन की लिस्ट पकड़ाई और नौकर से पूछा कि बैनर्जी बाबू कहाँ हैं। तो उसने नौकर ने बताया कि बाबूजी को आज सांस की दिक्कत है, इसलिए दीदी को बैठाया है, अभी हम आपका सामान निकालते हैं, आप बैठो। नौकर भी बंगाली था, उसका नाम पलटू था। दुकान पर भीड़ नहीं थी, इक्का दुक्का लोग ही दुकान पर आ रहे थे। धर्मा ने कभी मुनमुन को ध्यान से नहीं देखा था। मुनमुन जब किसी ग्राहक का हिसाब करती तो धर्मा उसे चुपके से उसको देख लेता था। मुनमुन का रंग सांवला था, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी थी, लंबे बाल, चेहरा बहुत ही आकर्षक था। हंसती तो गालों में खड्डे बन जाते थे, एक दम जो मौसमी चटर्जी की तरह लगती थी। सच में बंगालन जादूगरनी होती हैं, तुरंत सामने वाले के दिल पर डांका डाल लेती हैं। वह उसके ख्यालों में खोया हुआ ही था कि नौकर पलटू ने आवाज़ लगाई, दादा सामान रख दिया है, पैसे दे दो। मुनमुन ने भी बिल मुस्कुराते हुए जो धर्मा की तरफ बढ़ा दिया। बिल मुनमुन के हाथों से लेते वक्त धर्मा के हाथ कांप रहे थे और मुनमुन हौले से मुस्कुराती हुई उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ रही थी। वह कितनी भी कोशिश करता कि मुनमुन का ख्याल ना आए, लेकिन धर्मा को मुनमुन उसके ख्यालों में हावी हो चुकी थी। वह चाहकर भी उसके मोह पास में खिंचा जा रहा था। धर्मा जवान था, मन में तरंगे उठती थीं। कम आयु में ही विदुर हुआ था, अभी उम्र ही क्या थी, मात्र 20 साल। लेकिन अम्मा की बात उसके दिमाग में बार बार आती, किसी बंगालन को ब्याह करके मत ले आना, बंगालन बहुत जादूगरनी होती हैं। 15 दिनों के बाद बैनर्जी दादा दुकान पर बैठने लगे थे, लेकिन अब वो बहुत प्यार से धर्मा से बातें करते थे। दुकान में भीड़ होती तो अंदर से धर्मा के लिए चाय मंगवाते। चाय मुनमुन ही धर्मा के लिए लेकर आती थी। धर्मा को बात कुछ अजीब लग रही थी कि बैनर्जी दादा में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। जिस व्यक्ति का इतना रूखा स्वभाव कि 1 मिनट दुकान के आगे बिना काम के कोई खड़ा हो जाए तो आफत मचा देते थे। एक दिन धर्मा कैंटीन में था, काम कर रहा था, तो बैनर्जी दादा का नौकर पलटू आया। उसने धर्मा से कहा, धर्मा तुम शाम को दुकान आ जाना। धर्मा ने कहा, क्यों, मैं दुकान क्यों आ जाऊं? राशन का तो सारा हिसाब क्लियर है, तो फिर क्यों बुलाया है मुझे? पलटू ने धीरे से धर्मा को किनारे ले गया और थोड़ा शर्माते हुए बोला, लगता है धर्मा दादा आपको दीदी पसंद करती है। अंदर जो दादा से भाभी को बात करते हुए मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। धर्मा को उसकी बातें सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। उसने धीरे से पूछा,
तेरी दीदी मेरे बारे में कुछ कहती है पलटू? तो पलटू बोला, अब तुम आओ बाबू, शाम को दुकान पर सब क्लियर हो जाएगा। ये तो और एक पहेली, धर्मा सोचने लगा। यह तो मेरे ऊपर एक पहेली छोड़कर जा रहा है। कहीं मुनमुन ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो कहीं बैनर्जी दादा को नहीं बोल दिया कि वो मुझे घूरता है, वो मुझे देखता है। लेकिन चुपके चुपके मन में धर्मा के कई सवाल आ जा रहे थे। उनका जवाब भी वह खुद ही दे रहा था। धर्मा का आज काम में जो मन नहीं लग रहा था, शायद इसी मारे आज जैन साहब का टिफिन चोपड़ा साहब के पास और चोपड़ा साहब का टिफिन झाजी के पास पहुंचा दिया, जिससे बहुत जलालत झेलनी पड़ी। इतने दिनों के काम में उसे पहली बार डांट और शर्मिंदा होना पड़ा था। खैर, जैसे तैसे शाम हुई। सज संवर कर और अनजान डर के साथ धर्मा बैनर्जी दादा की दुकान पर पहुंच गया। बैनर्जी दादा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन कभी कभी चूक जाते थे। यह मानव की कमजोरी ही है। वह सोचता तो कुछ और है कि वह जो सोचता है उससे बड़ा कोई शाना कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। खैर, बैनर्जी दादा धर्मा का इंतजार कर रहे थे। पलटू को दुकान पर छोड़कर धर्मा को लेकर अंदर चले गए। अंदर बैनर्जी बाबू दादा की जो पत्नी रसोई में कुछ बना रही थी। दोनों अतिथि कक्ष में बैठ गए। बातचीत की शुरुआत बैनर्जी बाबू ने की और कहा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है धर्मा? धर्मा थोड़ा सकपका गया और कहने लगा, जी बढ़िया चल रहा है। तो बैनर्जी बाबू बोले, और क्या पगार मिलती है तुमको? धर्मा बोला, जी 900 रुपये। तो बैनर्जी बाबू जब उससे बात कर रहे थे तब तक पकौड़े लेकर मुनमुन आ गई। मिसेस बैनर्जी भी चाय लेकर उन लोगों की बातों में शामिल हो गई। मुनमुन पकौड़े रखकर दरवाजे की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। बैनर्जी बाबू कहने लगे कि मुनमुन बहुत अच्छा गाना गाती है, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती है, तुमको गाने का शौक़ है? धर्मा कहने लगा, हाँ जी। मुनमुन तो जो बैनर्जी साहब बोले, तुम इधर आओ, तुम धर्मा को अपना गाना सुनाओ। तो मुनमुन तो जैसे इसी इंतजार में बैठी थी। उसका हारमोनियम भी उसी कमरे में रखा था। उसने तार छेड़ा और ऐसा समा बंधा कि धर्मा उसी में खो गया। जब गाना ख़त्म हो गया तो मुनमुन शर्माती हुई अंदर की तरफ भाग गई। बैनर्जी बाबू और उनकी पत्नी ने उसे धर्मा को रात का खाना खा जाने के लिए रोक लिया था कि रात का खाना खा कर जाना। इतना लजीज खाना धर्मा ने पहले कभी नहीं खाया था। मछली तो उसके घर में भी बनती थी, लेकिन सरसों पीसकर बनी मछली उसने पहली बार खाई। बैंगन भाजा, मिष्टी दोही, पोस्ता, आलू और भी बहुत कुछ। धर्मा तो तृप्त हो चुका था। जाते वक्त बैनर्जी बाबू ने कहा, धर्मा आते रहना, किसी दिन छुट्टी हो तो मुनमुन को पिक्चर दिखा लाना। बेचारी अकेली बोर होती रहती है, तुम्हारे साथ समय अच्छा कटेगा। मैं तो धर्मा इतना व्यस्त रहता हूँ, इन लोगों को रात में ही समय दे पाता हूँ, जब तक पूरा बाजार बंद हो जाता है। धर्मा ने कहा, जी। आज धर्मा के पांव जमीन पर नहीं थे। उसने सोचा भी नहीं था कि मुनमुन का साथ उसे इतनी जल्दी मिलने वाला है। तारों भरी रात में आज किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। बैनर्जी दादा अपनी पत्नी के साथ मुनमुन और धर्मा को लेकर सपने बुन रहे थे। धर्मा को मुनमुन का साथ की आज से ही झुरझुरी हो रही थी। मुनमुन इधर धर्मा को लेकर मनी मन मुस्कुरा रही थी। उसका भी जैसे अकेलापन दूर होने वाला था। सबके अपने अपने सपने थे। प्रेम की गाड़ी पटड़ी पर आ गई। ऋतुएं अपना बाण दो नए प्रेमियों पर चला रही थीं। जब भी नौकरी से छुट्टी मिल जाती, धर्मा मुनमुन को लेकर जिस विक्टोरिया मेमोरियल को पहली बार जब उसने देखा था, जहाँ कई जोड़े देश दुनिया की परवाह किए आपस में खोए रहते थे, अब वो भी इन दोनों का ठिकाना बन गया था। अब गांव वाले दोस्तों में भी जो धर्मा का मिलना बंद हो गया था। महीने में अब 2 ही खत घर भेज पाता था धर्मा। वह खुश था, बहुत खुश।
एक दिन मिसेस बनर्जी ने कहा, सुनो जी, अब बहुत हो गया दोनों का घूमना फिरना। अब मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं। अब दोनों के हाथ पीले कर दो, फिर चाहे जहाँ चाहे जाएं। लेकिन धर्मा के घर का पता तो कर ले, बनर्जी बोले। क्या पता करना है? बनर्जी बाबू की जो पत्नी बोली। धर्मा को मैंने तो घर जाते कभी देखा नहीं। यही शादी के बाद अपने घर में घर जमाई रहेगा। हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा, और मुनमुन भी हमसे दूर नहीं जाएगी। बनर्जी जो अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगे, यह तो तुम्हारी बात ठीक है, चलो बात कर लो। पलटू को भेजकर उन्होंने धर्मा बाबू, जब आप खाली होना तो मुनमुन दी के घर चले आना, धर्मा को बुलाने के लिए भेज दिया था। धर्मा जल्दी से अपना काम निपटाकर बनर्जी बाबू के घर पहुंचा। तब बनर्जी बाबू उसकी राह बेसब्री से देख रहे थे। उन्होंने धर्मा से शादी के लिए पूछा तो धर्मा ने हामी भर दी। धर्मा ने हामी तो भर दी, लेकिन घर वालों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इतना तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। सादे तरीके से धर्मा और मुनमुन की शादी हो गई। धर्मा की नौकरी भी बनर्जी बाबू ने अब छुड़वा दी। दुकान का ही काम बहुत था, दुकान पर ही उन्होंने धर्मा को रख लिया। अब बनर्जी बाबू को आराम मिल गया, घर बैठे ही बेटा मिल गया था। धर्मा ने तो कभी सपने में भी ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी। आया था नौकर बनकर और बन गया मालिक। बीवी मिली, घर मिला जिंदगी में, और क्या चाहिए। अब धर्मा के दिन चैन से बीत रहे थे। मुनमुन के गेसुओं में लेटा दाम्पत्य सुख भरपूर उठा रहा था। खत और पैसा लगातार घर भेजा करता था कि किसी को शक ना हो। दोस्त तो आखिर कमीने होते ही हैं। आखिर कुत्ते की तरह सूंघते पता लगा ही लेते हैं कि धर्मा आजकल क्या खिचड़ी पका रहा है। उन्होंने उससे दावत खाई और चले गए। दिवाली में जब सब दोस्त घर गए तो धर्मा के माँ बापू से मिलने गए। वहाँ उन्होंने धर्मा की राम कहानी उसकी अम्मा और बापू को सुना दी। अम्मा को तो काटो तो खून ना रहा, वो तो सन्न रह गई और अपना राग अलापने लगी। ऐसी औलाद पैदा क्यों की? विवाह कर लिया बंगालन से और खबर भी नहीं की। पूत कपूत हो गया, वहीं ससुर के पैसों पर ऐश कर रहा है। धर्मा के बापू ने धर्मा की माँ को शांत कराया। कहा, चुप रहे धर्मा की अम्मा, गांव वालों को पता ना लगे, नहीं तो बड़ी थू थू हो जाएगी। धर्मा की माँ अपनी छाती पीटती हुई बोली, तो क्या करूं, जो कलेजा मेरा जल रहा है, कहाँ लौट के आग में आग बुझाऊं मैं? मेरा कलेजा उसने छलनी छलनी कर दिया। धर्मा के पिता ने उसकी माँ के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। धर्मा की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और उन्होंने योजना तैयार की। जब गांव वाले लड़के त्योहार मनाकर लौटने लगे तो वे धर्मा के घर गए। वहाँ उन्होंने धर्मा की माँ को खटिया पर लेटे देखा। उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है काकी? धर्मा के पिता ने बताया कि बेटा तुम लोग नहीं बताओ कि तुम लोग धर्मा को बता दोगे। बेचारा परदेश में दुखी होगा, उसकी अम्मा कुछ दिनों की मेहमान है। वैसे तुम लोग धर्मा को कुछ मत बताना। दोस्त कलकत्ता पहुँचे। मानव स्वभाव ऐसा ही है, जिस बात को करने से रोका जाए वही काम मनुष्य अवश्य करता है। धर्मा के पिता को मालूम था कि ये बात धर्मा के दोस्त अवश्य धर्मा को बताएंगे, और ऐसा ही हुआ। पहुँचते हुए धर्मा के पास पहुँचे। उन्होंने उसे उसकी अम्मा की तबीयत के बारे में बताया कि अब तेरी अम्मा कुछ दिनों की ही मेहमान है। तो धर्मा ने पूछा, क्या हुआ है उनको? चिट्ठी में तो कभी बापू ने नहीं लिखा। अरे, उसके दोस्त बोले, धर्मा तुम्हारे माँ बापू तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। धर्मा उस दिन पूरी रात नहीं सोया, रात भर करवटें बदलता रहा। मुनमुन उसको देखकर परेशान हो रही थी। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे ही ऊपापोहों और बेचैनी में 2 दिन बीत गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मानव कितना भी स्वार्थी हो जाए, पहले तो वह जाल बुनता है, फिर उसी जाल में खुद फंसता चला जाता है। अगर वह अपने विवाह की बात
अपने परिवार को बता देता तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, या बनर्जी बाबू को अपने परिवार के बारे में बता देता तो क्या होता। इसे क्या कहा जाए, हर जगह विश्वासघात। आखिर जब रहा नहीं गया तो वह अपनी अम्मा को बहुत प्यार करता था, तो उसने चुपके से टिकट कराया। अगर अब बताता हूँ तो मुनमुन भी चलने की जिद करेगी और गांव ले जाकर वह कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहता था। रात की ट्रेन थी। जब धर्मा घर में सब सो गए तो वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा अम्मा तो एकदम टनाटन थी। बहुत सारे उल्हाने अम्मा की ओर से उठे और कहने लगी, किस मुंह से पूछता है कि अम्मा इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने, सब कुछ छोड़कर बीमारी के नाम पर चला आया हुआ है। यहाँ धर्मा के पिता ने भी फरमान जारी कर दिया कि धर्मा अब तू कलकत्ता नहीं जाएगा। धर्मा इतना डरपोक था कि उसने अपने विवाह की बात नहीं बताई और गांव में ही रुक गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बनर्जी बाबू और मुनमुन को उसके आने की उम्मीद अब जो ख़त्म होने लगी थी। अब बनर्जी बाबू बार बार अपना सिर पीट रहे थे। उन्होंने उसके बारे में जाने बिना कैसे शादी कर दी, वह उनके दोस्तों के बारे में भी नहीं जानते थे। ये एक सबक था उन पिताओं के लिए जो खूबसूरत लड़का नौकरी देखे बिना, जो उसके बारे में बिना गहरी छानबीन किए अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। उन्होंने देखा लड़का खूबसूरत है, नौकरी कर रहा है और कर दिया बेटी का विवाह। नहीं, बेटी के विवाह के लिए पूरी तरह से छानबीन करना जरूरी है। 1 साल बीत गया था। अब धर्मा को लगातार मुनमुन की याद सता रही थी। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। उसे मुनमुन को बताकर आना चाहिए था। आखिर उसने अपने बापू से कहा, बापू मुझे कलकत्ता जाना है, मेरा कुछ सामान रह गया है। और वो कलकत्ता पहुंच गया। सब कुछ बदला था कलकत्ता में। कलकत्ता पहुंचते ही पहले वे बनर्जी सदन पहुंचा। बनर्जी बाबू उसको देखकर भड़क गए। उनकी पत्नी ने उन्हें शांत किया और फिर उसे घर में अंदर ले गई। मुनमुन, धर्मा बोला, मुनमुन नहीं दिख रही। एक अज्ञात सा डर उसका मन में शंका सी पैदा कर रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। बनर्जी बाबू डांटते जा रहे थे। वो लगातार धर्मा माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसकी नज़र अंदर अपने कमरे की ओर गई थी कि मुनमुन आए और कब बाहर निकले। धर्मा काफ़ी देर तक मुनमुन का इंतज़ार करता रहा कि शायद वो कमरे से बाहर निकल कर आएगी। आखिर में धर्मा ने अपना संकोच त्याग कर पूछ ही लिया कि मुनमुन नहीं दिखाई दे रही। बनर्जी दंपत्ति का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया और वो कहने लगी, जो मिसेस बनर्जी थी, कि बेटा अब मुनमुन हमारे बीच में नहीं रही। धर्मा चीख उठा कि अभी तक उसने गौर नहीं किया था कि मिसेस बनर्जी मुनमुन की बड़ी बहन दिखती थी और अब वो बहुत कमज़ोर और बूढ़ी दिख रही थी। मिसेस बनर्जी का रंग जो गोरा था और उसके माथे पर लगा सिंदूर की बिंदी, शंख पोला हाथों में, पैरों में अलता उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता था, वही मिसेस बनर्जी अब बूढ़ी दिखाई दे रही थी। बनर्जी बाबू से उम्र में जो मिसेस बनर्जी 8 साल छोटी थी। मुनमुन अपने पिता के रंग पर गई थी। बनर्जी बाबू सांवले थे। धर्मा को लगा शायद ये लोग झूठ बोलकर मेरे इतने महीने गायब होने का बदला ले रहे हैं। अभी मुनमुन आएगी और बहुत सारी शिकायतें करेगी। धर्मा ने फिर पूछा, बाबूजी, माँ आप बताओ तो, देखिए मजाक मत करिए, कहाँ है मेरी मुनमुन। तब मिसेस बनर्जी कहने लगी, हम कोई मजाक नहीं कर रहे बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। हाँ बेटा, तुम बिन बताए चले गए और मुनमुन रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती थी। कोई खत या कोई फ़ोन भी नहीं किया तुमने। हम उसे खुश करने के लिए कहते रहते थे, परेशान ना हो, वो कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा। वो हमारे सामने कहती हाँ और खुश रहने का कोशिश करती, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। अंदर ही अंदर वो घुटती रहती थी। बारिश का मौसम आया। वो खिड़की से खड़ी मेघों की आवाजाही देखती रही और दर्द भरे
गीत गाती थी, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस में। उसने ऐसे ही अपनी कई रातें काटी, लेकिन तुम नहीं आए और उसकी मौत आ गई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। इसी तरह उसके दिन और रात बीत रहे थे। हमारी नींद, हमारा सुख चैन, हमारा खाना पीना सब छूट गया। हम मुनमुन को बहुत समझाते, लेकिन वो अंदर गम का सैलाब दबाए बैठी थी। और एक मनहूस दिन ऐसा आया कि सुबह हम सब उसके कमरे में उसे जगाने गए तो वो पंखे से लटकी हुई मिली। उस दिन से हमारी दुनिया उजड़ गई बेटा। हम कितने खुश थे, हम तुम्हें कितना तुम्हारा इंतज़ार किया, हमने तुम्हें कितना लायक समझा। तुम्हें क्या मिला बेटा हमें धोखा देकर। और बैनर्जी बाबू की आंखों में भी आंसू निकलने लगे। धर्मा पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुनमुन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था। माना मैं कुछ दिन तुमसे दूर चला गया था, लेकिन क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा होती है। मुनमुन मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। और धर्मा फबक फबक कर रोने लगा। ये दूसरा अवसर था जो उसकी ज़िंदगी उसका साथ छोड़ गई थी। दोनों दंपत्ति ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मुनमुन से वो कैसे माफ़ी मांगता। वह खुद को उसकी मृत्यु का दोषी मान रहा था। दिन रात खुद को कोसता रहता। अब उसके लिए कलकत्ता में रुकना कठिन था। उसने बैनर्जी बाबू और मुनमुन की माँ से आज्ञा मांगी और अपने गांव लौट आया। गांव आकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। धर्मा की माँ ने कहा, जो चला गया वह वापस तो आएगा नहीं। उसने बहुत जल्दबाजी कर दी। अब तो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ना मान। होने को कौन रोक सकता है, और ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना होता है। धर्मा के पिता भी उसकी माँ की बात का समर्थन करने लगे। समय के साथ साथ बड़े से बड़े जख्म भर जाते हैं। धर्मा भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गया। अब वो खेती देखने लगा। खेती उसकी मेहनत से चमक गई और वह एक समृद्ध किसान बन गया। एक दिन धर्मा के लिए रिश्ता आया। गरीब परिवार की लड़की थी, हाई स्कूल तक पढ़ी थी, सुशील और सुंदर थी। धर्मा के माता पिता ने तुरंत हामी भर ली। धर्मा ने रोकने की कोशिश की, परंतु माता पिता की मर्जी के आगे धर्मा की एक नहीं चली। माँ अनशन पर जाने की धमकी दे रही थी। सादे तरीके से विवाह हुआ। सारे रिश्तेदार आए, चाचा चाची, मामा मामी, चिरैया अपने पति और तीनों बच्चों के साथ अपने ससुराल से आई। फिर से एक बार धर्मा का घर चहक उठा। जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी। धर्मा के 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन ऐसा मोड़ आया उसकी ज़िंदगी में कि फिर से धर्मा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। धर्मा के सपने में अब मुनमुन का आना शुरू हो गया था। वह रोज़ धर्मा के सपने में आती और अपनी मौत के लिए उससे इंसाफ मांगती। धर्मा बहुत माफ़ी मांगता, लेकिन मुनमुन का गुस्सा कम नहीं होता। उसने कहा कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। 2 महीने के अंदर ही उसके माता पिता, चाचा चाची, बहन के बच्चे सब अचानक ही चल बसे। कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं। धर्मा इस कदर डर गया कि उसने पंडित, तांत्रिक, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन उसके करीब के करीब 14 रिश्तेदार भगवान को प्यारे हो गए। धर्मा हर दिन सपने में गिड़गिड़ाता और अपने किए अपराध की सज़ा की माफ़ी मांगता, लेकिन सभी को वह बख्शने की गुहार लगाता। आखिर एक रात सपने में मुनमुन ने कहा, अगर तू अपने बच्चे और पत्नी की मौत नहीं चाहता तो तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो मानोगे? तो धर्मा बोला, हाँ हाँ, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो वह कहने लगी, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें एक सुहागिन की तरह ज़िंदगी जीनी होगी। क्या बताओ कर पाओगे? धर्मा घिघिया गया। बोला, हाँ, तुम हमेशा स्त्रियों के कपड़े पहनोगे। जो मुनमुन कहने लगी, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी, लिपस्टिक, जितना भी श्रृंगार स्त्रियाँ करती हैं वह सब अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बचा कुचा संसार भी बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वह भी नहीं बचेगा। अगले दिन से धर्मा महिलाओं की तरह सजता संवरता और अपना सब काम
पर जाने लगा। खेत बाजार हर जगह महिलाओं की तरह सजकर जाने लगा। हाँ, उसके बाद से उसके घर में कोई मौत नहीं हुई। मुनमुन भी उसके सपनों से गायब हो गई। पहले लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे उस वेशभूषा में देखने के आदी हो गए। और अब वह औरतों की वेशभूषा में तो रहता। कुछ दिन तो पति पत्नी में झगड़े भी हुए, लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन धर्मा ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप कहने लगा कि तुम्हें रहना है तो मेरे साथ ऐसे ही रहना होगा। पति पत्नी के प्यार में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन पत्नी को भी अपने पति के इस हाल में देखकर शर्म आती थी कि लोग बातें बनाते हैं। धर्मा अपनी खेती क्यारी सब अच्छे से संभाल रहा था, लेकिन वह जब तक जिएगा इसी भेष में रहेगा। इससे उसके बच्चों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, लेकिन धर्मा की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब वह एक औरत की तरह साज श्रृंगार करके साड़ी पहनता और इसी हाल में रहने लगा। मुनमुन ने भी अपना बदला ले लिया था। उसकी सब जगह जगहसाई हो रही थी, लेकिन अब लोगों को धर्मा को इस रूप में देखने की आदत पड़ गई थी। कोई कहता कि इसका दिमाग चटक गया है, कोई कुछ कहता, तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन धर्मा सब जानता था। उसे अपना परिवार प्यारा था और अपने परिवार के लिए उसने इतना करना स्वीकार किया। धर्मा ने अब साड़ी पहन के सारा श्रृंगार करके अपनी खेती बाड़ी सब संभाल लिया था, लेकिन अब वह औरतों के श्रृंगार में ही रहता था। उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव के लोगों को भी उसे इस रूप में देखने की आदत पड़ गई थी। वह जानता था उसके कारण उसकी पत्नी मौत के मुंह में समा गई, और यह उसकी पत्नी का श्राप था अपने पति के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।